नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज जो आपकी दूसरी क्लास है NCERT जीके का, जिसमें आपको इतिहास भूगोल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाते हैं, तो आज मैं फिर आपके लिए इतिहास से रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग भी अभी इस चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, बताइए क्या थी। इसमें आपके पास अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला, इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जब आप सोच रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, लाहौर। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ब्रश की साइज बहुत मोटी है, इसको पतला कर ले। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, मतलब कौन सम्मिलित था, बताइए। आपका जो दिल्ली है ये सम्मिलित था रणजीत सिंह के राज्य में, या आपका काबुल, या मकराना, या श्रीनगर। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी जवाब आ रहा है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्रीनगर, जो आपके महाराजा रणजीत सिंह जी थे, ठीक है, इनके समय में श्रीनगर शामिल था इनके राज्य में। तो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए, इनका शासनकाल जो था सन 1780 से कब तक था, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इनका शासनकाल जो था 1780 से 1839 ईस्वी तक था। तो जितने भी लोग अभी नहीं जानते वो लोग जान लें। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन। तो सभी लोग बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, दिलीप सिंह, ये जो थे ये सिख राज्य के अंतिम शासक थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग का डी है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अमृतसर की संधि कब हुई। सभी लोग बताइए अमृतसर की संधि कब हुई। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सन 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। डेट क्या था, डेट आपका 25 अप्रैल था। ठीक है, जितने भी लोग को नहीं पता है वो लोग जान ले, 25 अप्रैल सन 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान जो था, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया। सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बताइए। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग का श्रीरंगपट्टनम आ रहा है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी ये, उसी ने ये इसी को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। सभी लोग जवाब दीजिए इसका। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, टीपू सुल्तान। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है टीपू सुल्तान के साथ की थी। ये घटना कब की है, सन 1792 ईस्वी की घटना है, और डेट था आपका 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च सन 1792 ईस्वी को जो है
अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ संधि की थी, ठीक है, और कहाँ पर की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। आपसे ये जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 18वीं शताब्दी शुरू होने से पहले पहले 1 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, 1799 ईस्वी में। यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 1799 ईस्वी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि इनकी मृत्यु जो है 4 मई को हुई थी। सन क्या था आपका जो क्वेश्चन में है? 1799। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और ये मात्र 48 वर्ष के थे। तो जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान ले, ये मात्र कितने वर्ष के थे? 48 वर्ष के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। मतलब आपको बताना है, इसमें 3 विचार दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों विचारों में ऐसा कौन सा इसमें वाक्य है, ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है उसके अकॉर्डिंग अंग्रेजों के पंजाब में विजय के संदर्भ में। तो पहला जो कथन है आप लोग पढ़िए, इसमें आपसे कह रहा है कि 1845 में प्रथम आंग्ल सिंह युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। क्या ये वाला सही है? या दूसरा, पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, ये ऑप्शन सही है? या आपका तीसरा वाला ऑप्शन, 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिंह युद्ध हुआ, ठीक है। इन तीनों कथनों में आपका कौन सा कथन सही लग रहा है, आपको यही बताना है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये आपका जो पहला है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये तीसरा वाला जो आप मैंने पढ़ा अभी, ठीक है, 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विरोध हुए, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला और तीसरा वाला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आपका, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिए ये प्रश्न। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली, ठीक है। आप लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं क्या सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने क्या है? दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो ये कथन किसने कहा था बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? महाराजा रणजीत सिंह जी ने ये कथन कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये चीज़ राजा रणजीत सिंह ने जी कहा था। और मैं आपको बता दूं कि चेचक रोग जो है इसके कारण जो है क्या हुआ, उनकी बाईं आँख की रोशनी चली गई थी, ठीक है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है, सभी लोग बताने का कोशिश करें। तो 10वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी जवाब है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1798 ईस्वी में ये नहीं हुआ था, ठीक है। इसका सही डेट क्या था? इसका जो सही डेट था सन 1799 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन चतुर्थ आंग्ल मैसूर का युद्ध जो है 1799 ईस्वी में लड़ा गया था, इसलिए ये कथन आपका जो है सुलेमित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो
त्रिदलीय गुट बनाया उसमें शामिल नहीं थे, ठीक है, शामिल थे, उसमें कौन शामिल थे सभी को बताना है। तो 11वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, अंग्रेज, निजाम और मराठा, ठीक है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, अंग्रेज, निजाम और मराठा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सी राजगोपालचारी, ठीक है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी बी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वर्ष सन 1937 में प्राचीन चुनाव में जो है मद्रास प्रांत को प्रधानमंत्री के पद पे इन्हें ही मद्रास में इन्हें प्रधानमंत्री के पद का दर्जा दिया गया था। तो जितने लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें, सन 1937 ईस्वी में ये मद्रास प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, मतलब प्रधानमंत्री वहाँ के ये बने थे, प्रथम आप नहीं कह सकते हैं, वहाँ के मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री ये बने थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, सभी लोग बताएं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसमें जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था। तो जितने भी लोग को नहीं पता है वो लोग जान लें, ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड कर्जन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन तो था ये सबसे अधिक समय तक भारत का लॉर्ड वायसराय था। और मैं आपको बता दूं कि अवधि क्या थी, अवधि थी सन 1899 ईस्वी से 905 ईस्वी तक ये क्या था, भारत का वायसराय रहा। यह भारत का सर्वाधिक वायसराय माना जाता है, ठीक है। इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी और पेन साथ में रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताया करूं उसे आप लोग नोट कर लीजिए करिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, ठीक है। साम्राज्ञी घोषित किया गया, वो कब किया गया। महारानी विक्टोरिया जो थी ये भारत की साम्राज्ञी कब, महारानी विक्टोरिया सभी को पता होगा, ये इंग्लैंड से संबंध इनका है, ये अंग्रेज थी एक। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि, बहुत से लोग इसमें भ्रमित रहते हैं कि अंग्रेज और विदेशी इसमें अंतर क्या है। देखिए अंग्रेज जो है केवल इंग्लैंड वालों को अंग्रेज कहा जाता है, बाकी और भी प्रांत के जो देश हैं जैसे अमेरिका हो गया और भी हो गया, यूरोपीय देश, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के लोग जो हैं इनको हम लोग विदेशी बोलते हैं। अंग्रेज केवल इंग्लैंड के लोगों को बोला जाता है। ये नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया वालों को भी अंग्रेज बोलेंगे, नहीं, अंग्रेज केवल इंग्लैंड के लोगों को बोला जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि महारानी विक्टोरिया जो थी ये इंग्लैंड से संबंध रखती थी और इनकी साम्राज्ञी कब घोषित की गई। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं सन 1858 ईस्वी में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक। 1858 ईस्वी में इनकी साम्राज्ञी दी गई थी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। मैंने अभी आपको बताया सबसे लंबा समय तक वायसराय कौन रहा भारत में, लॉर्ड कर्जन। और उसी के साथ आप ये लोग ये भी जान लीजिए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये भी एक अंग्रेज ही था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? छठवें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, ये लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। सातवें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए जवाब आ रहा है गाजीपुर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सन 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको मैंने डेट बताया, आप लोग ध्यान रखिए, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है गाजीपुर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका कब्र के बारे में पूछा जा रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग जान लीजिए इनकी कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा कब शुरू हुई थी? तो ये आपकी शुरू हुई थी 16 अप्रैल सन क्या था 1853 ईस्वी। ध्यान में रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में ये मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, जिसे अब क्या नाम दे दिया गया है शिवाजी टर्मिनल, यहाँ पर जो है सबसे पहले शुरुआत हुई थी रेल की। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है जिसे क्या कहते हैं ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, यहाँ पर सर्वप्रथम भारत की रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? ठीक है, बताएं आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर 9वें क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं लॉर्ड वेलेजली, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लें कि सन 1797 ईस्वी में लॉर्ड जेली भारत की ओर अग्रसर हुआ था। किस ईस्वी में? सन 1797 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक पहले से कोई अपराधी था, अपराधी घोषित कर दिया गया था, उसी के द्वारा जो है किस वायसराय की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है जब वो भ्रमण कर रहे थे तब उनके ऊपर हत्या की गई थी, हत्या करने की कोशिश की गई थी और हत्या हो भी गया था उस दिन। तो यहाँ पर वो कौन सा शख्स था? तो यहाँ पर जितने भी लोग 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं लॉर्ड मेयो, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लॉर्ड मेयो, ये इनकी हत्या की गई थी और एक अपराधी द्वारा की गई थी इनकी हत्या। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? 11वें क्वेश्चन में सभी लोग ध्यान दीजिए, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी सन 1814 ईस्वी से 16 आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। सन 1814 से 1816 ईस्वी तक जो है लॉर्ड हेस्टिंग के काल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ठीक है, दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था?
मैं आपको बताना चाहूँगा 12वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दास प्रथा, ये आप लोग नैतिक शिक्षा और बहुत से बुकों में पढ़ा होगा। खासकर नैतिक शिक्षा में दास प्रथा का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। और नैतिक शिक्षा ये जो बुकें थी ये आपकी 4, 5, 6, 7, 8 में बहुत ये सब टाइप में आप लोग पढ़े होंगे दास प्रथा के बारे में। तो ये दास प्रथा जो आपकी थी ये सन 1842 से 1844 ईस्वी के आसपास ये जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था, किस गवर्नर जनरल ने भारत में इस प्रथा को समाप्त किया था, तो वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो के ने इस प्रथा को ख़त्म किया था। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका लास्ट प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके संबंधित है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंध रखता है सर जॉन शोर से, या ऑप्शन नंबर बी, या सी, या डी। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिए हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जितने भी लोगों के जहन में ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंध रखते हैं। और इनका शासन, ये युद्ध का शासन काल कब था, इनका जो काल था, हम युद्ध का शासन काल नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो लॉर्ड हेस्टिंग है ये 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध जो है, इनका जो तृतीय युद्ध था ये 1813 से 1823 के आसपास था। और जो आंग्ल मराठा युद्ध था ये 1800, अभी लोग ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके से संबंध रखता है, तो ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग से संबंध रखता है, ठीक है। और आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये संबंध रखता है आपका लॉर्ड हेस्टिंग से। और सन 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी के मध्य में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होती है। अगला वीडियो अभी आपको शाम को 6 बजे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग अभी नए हैं उनसे खासकर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें जिससे कि इसके माध्यम से और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए 2 से 3 वीडियो डेली प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।